आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देवबंद में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने 2 सदस्यों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी जेएमबी आतंकवादी समूह की विचारधारा का प्रचार करने और युवाओं को भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए प्रेरित करने में शामिल बांग्लादेशी नागरिकों से जुड़ी एक मामले में की गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी निशानदेही पर एनआईए ने कार्रवाई की है। ये मामला प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी के 6 सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी से संबंधित है, जिसमें 3 बांग्लादेशी अवैध प्रवासी भी शामिल हैं। एनआईए ने कहा है कि वे जेएमबी की विचारधारा के प्रचार और युवाओं को भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए प्रेरित करने में शामिल थे। मामला शुरू में आतंकवाद रोधी दस्ते भोपाल द्वारा मार्च में दर्ज किया गया था। अप्रैल में एनआईए द्वारा मामला फिर से दर्ज किया गया था। एनआईए ने कहा कि संदिग्धों के परिसरों में तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और कई अन्य संबंधित सामग्री जब्त की गई है। एनआईए ने कहा कि मामले में आगे की जांच की जा रही है। जमात-ए-मुजाहिदीन बांग्लादेशी एक आतंकी संगठन है जिसके द्वारा साल 2005 में बांग्लादेश के 50 शहरों और कस्बों के 300 स्थानों पर लगभग 500 छोटे बम, छोटे विस्फोटक किए गए थे। साथ ही बांग्लादेश में बड़े स्तर पर नरसंहार भी किया गया था। हापुड़ जिले में जय श्री राम का नारा लगाते हुए घर जा रहे लोगों पर हमले के आरोपी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जय श्री राम के नारे लगाते घर जा रहे लोगों पर जानलेवा हमला और मारपीट के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने आरोपी को 50,000 रुपए के व्यक्तिगत मुचलके और 2 प्रतिभूति पर रिहा कर और उनको आदेश दे दिया है। यह आदेश जस्टिस जयंत बनर्जी की सिंगल बेंच ने संभोली हापुड़ के निवासी इरफान की अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया गया है। गौरतलब है कि हापुड़ जिले के संभोली में यासीन के घर के सामने सड़क से जय श्री राम का नारा लगाते घर जा रहे लोगों का विरोध किया गया था, जिसको लेकर दोनों पक्षों में झड़प हुई। दोनों तरफ से हुई मारपीट और हिंसक झड़प में कई लोग घायल भी हुए। इस घटना को लेकर हापुड़ के संभोली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले में याची फरमान का कहना था कि इस घटना से पहले उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। याची ने दलील दी थी कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, जबकि वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। वहीं याची के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इसी मामले में सह अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया है। इस आधार पर उसे भी रिहा किया जाएगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और उसके बाद तय शर्तों का पालन करने की ताकीद देते हुए आरोपी को 50,000 रुपए के व्यक्तिगत मुचलके और 2 प्रतिभूति पर रिहा करने का भी आदेश दिया है। देश को टीबी मुक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में मोदी सरकार बड़ा ऐलान करने जा रही है। इसके लिए मोदी सरकार अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। बहुत जल्द ही पीएम मोदी देश के सभी राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ मीटिंग कर ये जिम्मेदारी सौंपेंगे। टीबी मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए राज्यपाल और उपराज्यपाल को निक्षय दूत बनाया जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 4 साल पहले मध्य प्रदेश में राज्यपाल रहते हुए इस आइडिया पर काम किया था। पटेल ने बाद में यूपी में भी इस आइडिया के तहत टीबी मरीजों को खुद भी गोद लिया और दूसरे स्वयंसेवी संस्थाओं को इन मरीजों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसी आइडिया को अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पूरे देश में लागू करने का फैसला कर रहा है। बता दें कि देश के कई हिस्सों में अभी भी टीबी से पीड़ित मरीजों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता है। अगली खबर पर हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण ने एक बार फिर से हर किसी की धड़कनें बढ़ा दी हैं।
इन दिनों हर रोज 10,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में 14 राज्यों को लेकर केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है। ये वो राज्य है जहां हर हफ्ते बड़ी संख्या में नए केस आ रहे हैं। इसके अलावा यहां पॉजिटिविटी रेट भी औसत से ज्यादा है। केंद्र के मुताबिक इन राज्यों में कोरोना के टेस्ट भी कम हो रहे हैं। सबसे ज्यादा केस इन दिनों दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में देखने को मिल रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को इन राज्यों के साथ वर्चुअल बैठक की। 1 जून से जिन राज्यों में कोरोना के केस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं वो हैं असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सार्वजनिक आयोजनों में हिस्सा लेने और तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों में कोरोना संक्रमण से मिलते जुलते लक्षण ना मौजूद हों। साथ ही ये भी देखने को कहा गया है कि सबने टीके लगवाए हैं या नहीं, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। इसको लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि विभिन्न त्योहारों और यात्राओं में मद्देनजर आने वाले महीनों में देश के अलग अलग हिस्सों में भीड़ भाड़ हो सकती है। ऐसे में आयोजन कोरोना 19 के तहत अन्य संक्रमण रोगों के प्रसार को बढ़ावा दे सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना की नेतृत्व वाली सरकार को गिराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। उनके मुताबिक इससे देश के संघीय ढांचे के भविष्य के लिए चिंता बढ़ गई है। बनर्जी ने भाजपा नीति के केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक जुबेर अहमद और कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी सत्य उजागर करने के प्रयास पर हुई है। मुख्यमंत्री ने आश्चर्य जताते हुए कहा है कि समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा है कि मीडिया का एक वर्ग ऐसे मामलों के बारे में खबर देने की जहमत नहीं उठाता, लेकिन अपना सारा ध्यान विपक्षी दलों से जुड़े तुच्छ मुद्दों पर केंद्रित कर देता है। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि आपने मोहम्मद जुबैर और तीस्ता सीतलवाड़ को क्यों गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या गलत किया है। क्या सच बोलना या सच को उजागर करना अपराध है? जो लोग इस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें या तो एजेंसियों का इस्तेमाल करके परेशान किया जा रहा है या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिनलैंड, स्वीडन और टर्की को एक अहम समझौते पर साथ आने के लिए बधाई दी है। जो बाइडेन ने कहा है कि मैं एक त्रिपक्षीय ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर टर्की, फिनलैंड और स्वीडन को बधाई देता हूं। जो मित्र राष्ट्रों के लिए मैड्रिड शिखर सम्मेलन में नाटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड और स्वीडन को आमंत्रित करने का मार्ग प्रशस्त करता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिनलैंड और स्वीडन के राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस पर आने के लिए आमंत्रित किया है और कहा है कि वो नाटो में उनकी सदस्यता का पुरजोर समर्थन करेंगे। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि दोनों देशों की सदस्यता नाटो की सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करेगी और पूरे ट्रांसअटलांटिक गठबंधन को लाभ पहुंचाएगी। बाइडेन ने आगे कहा है कि मैं नाटो महासचिव स्टोल्टेनबर्ग, हमारे सहयोगियों और कांग्रेस के साथ काम करने के लिए तैयार हूं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हम उन्हें अपने गठबंधन में जल्द से जल्द स्वागत करेंगे। वहीं फिनलैंड के राष्ट्रपति सॉली निनिस्टो ने कहा है कि टर्की के फिनलैंड और स्वीडन की नाटो सदस्यता का समर्थन करने के लिए सहमति जता दी है, जिससे गठबंधन में शामिल होने वाले दोनों देशों के लिए एक बड़ी बाधा दूर हो गई है। उत्तर भारत में पड़ रही गर्मी से आज राहत मिलने के आसार हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज यानी 29 जून को गर्मी की बीच बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं 1-2 दिन में मॉनसून राजधानी दिल्ली में दस्तक दे सकता है। इसके बाद रोजाना झमाझम बारिश होगी। हालांकि राजधानी दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में आंधी तूफान के साथ बारिश होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आज बारिश के आसार हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा।
आंधी तूफान और बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में भी तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। राजस्थान के जयपुर की बात करें तो यहाँ भी आंधी पानी जारी रहेगा। यूपी बिहार की बात करें तो दोनों जगह आज कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में बुधवार यानी आज दिन में उमस भरी गर्मी रहेगी। शाम से 30 से 40 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चल सकती है और रात में कई इलाकों में वर्षा हो सकती है। मौसम के अनुसार 30 जून को दिल्ली में मॉनसून पहुंचेगा। असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। मंगलवार को 5 लोगों की और मौत हो गई है। राज्य में बाढ़ से लगभग 24.92 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। सर्वाधिक प्रभावित सिलचर जिले के अधिकांश भाग पानी में अब भी डूबे हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार सिलचर में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि मोरीगांव और धुबरी में एक व्यक्ति की मौत हुई है। इस तरह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 139 हो गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 3 लोग लापता भी हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य के 28 जिलों में 24.92 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बेकी, कोपली समेत कई नदियों खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जबकि कुछ अन्य नदियों का पानी घट रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बारापेटा समेत बाढ़ प्रभावित कुछ जिलों का दौरा किया है। इस दौरान वो बारापेटा जिले के राहत शिविरों में भी गए। मंगलवार को कुल 7,212 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। जो लोग गंभीर रूप से बीमार थे उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच विवाद फिर बढ़ता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने ट्विटर को नोटिस जारी करते हुए ट्विटर इंडिया को 4 जुलाई 2022 तक नए आईटी कानून को लागू करने के लिए आखिरी मौका दिया है। आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को नोटिस भेजकर साफ किया है कि ट्विटर जल्द नए नियमों को पूरी तरह से लागू करे, वरना उसको गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। दरअसल सरकार की तरफ से ट्विटर को बीते 6 जून और 9 जून को नोटिस भेजकर कुछ कंटेंट को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ट्विटर की तरफ से सरकार की नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें कि नए आईटी नियमों के तहत ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकार की नोटिस पर 24 घंटे में कार्रवाई करना अनिवार्य होता है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो सारे नोटिस के बावजूद ट्विटर की तरफ से नए नियमों के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही कंटेंट को हटाया गया है। ऐसे में ट्विटर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। दिल्ली के मंगोलपुरी के फेज 1 इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में आग लग गई है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियों को लगाया गया था। वहीं दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी SK दुआ ने मौके पर पहुंचकर बताया कि आग मीडियम कैटेगरी की थी और 26 दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है। आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हमने आग बुझाने के लिए रिमोट कंट्रोल फायर फाइटिंग मशीन का भी इस्तेमाल किया है। मिली जानकारी के मुताबिक जिस फैक्ट्री में आग लगी है वहां खाने का तेल बनाया जाता है। फैक्ट्री में रात करीब 3 बजे आग लगी थी। दिल्ली फायर सर्विस विभाग ने बताया कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल आग लगने का कारण पता लगाया जा रहा है। आग पर काबू पाने के बाद कूलिंग का काम किया गया है। बता दें कि दिल्ली में लगातार आग लगने की बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। बुधवार को ही दिल्ली के राजा पार्क एरिया में एक जूता साफ करने वाले गोदाम में आग लग गई थी। हालांकि आग लगने के वक्त वहां सिर्फ गार्ड मौजूद था, जिससे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया था। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।